कक्षा 6 के जो SCERT का बुक है क्लास 6 का विज्ञान, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और जो भी पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, उनको हम लेकर उपस्थित हैं। ऐसे तो SCERT के बुक में कुल मिलाकर 6 वर्ग में 18 अध्याय दिया गया है, तो इसमें से हम बारी बारी से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और एक ही वीडियो में यह पूरा 6 के विज्ञान को समाप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही आपके काम का होगा, इसलिए देखें और इससे लाभ उठाएं। पहला अध्याय है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है उसमें दिया गया है SCERT के बुक में कि खाद्य पदार्थ जो है वे किन पौधों से आते हैं, पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसमें जो साग है वह चना, सरसों, पालक, बथुआ, तना एवं पत्तियां उसका खाई जाती है। सलाद जो है खीरा, टमाटर, फल, मूली, गाजर का जड़ खाया जाता है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तेल जो प्राप्त किया जाता है खाद्य पदार्थ वह मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, बीज पौधे का भाग जो होता है उससे प्राप्त होता है। उसके बाद है पहला अध्याय में भोजन कहाँ से आता है में शहद कैसे बनता है, यानी मधु। शहद जो होता है मधुमक्खियों फूलों से मकरंद मीठा रस एकत्र कर अपने छत्ते में जमा करती है और अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से बचाकर शहद बनाती है। उसके बाद जंतु जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। चित्र में यहाँ दिखाया गया है एक शेर को हिरण को खाते हुए। गाय जो है वह शाकाहारी है जो कि साग को चर रही है, हरे पेड़ पौधों को खा रही है। मनुष्य और तिलचट्टा जो होता है सर्वाहारी है। यह परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसमें से पूछ देता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बदौलत होती है। कॉलम 1 और कॉलम 2 इसमें प्रश्न कुछ दिया गया है SCERT के बुक में, इसमें मैचिंग करना है। तो पहला है शाकाहारी जंतु। जो शाकाहारी होते हैं इनमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेल होगा, तो शाकाहारी में होगा या पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शेर जो होता है और बाघ वह मांसाहारी होता है। दूध, अंडा, मांस या जंतु उत्पाद है और शहद जो है वह मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। तो यह इसका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। तो उसमें दिया गया है ब्लैंक्स, उसको भरना है। गन्ना सर्वाहारी, ऊर्जा शाकाहारी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होता है, तो शक्कर जो होता है वह गन्ना से प्राप्त होता है। बंदर डैश जंतु है, बंदर शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। उसके बाद और प्रश्न है, यह भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शाकाहारी पादप, दूध, मांसाहारी, यह जो दिया गया है चारों उसमें भरना है। तो बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ क्या है, यह मांसाहारी जंतु है। ख में है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है यानी पादप खाता है। उसके बाद आता है इसमें जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, यह जंतु उत्पाद है। तो हम जंतुओं के उत्पाद पीने का काम करते हैं, वह है दूध। इस तरह यह पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा हाँ, तो अध्याय 2 है भोजन में क्या क्या आता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो है वह है आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण। यह हमारे संतुलित भोजन का यह महत्वपूर्ण अंग है। भोजन में हम मंड स्टार्च की उपस्थिति की जांच कर कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। मंड स्टार्च की जांच, यदि भोजन में आयोडीन का तनु घोल डालने पर भोजन का रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड स्टार्च उपस्थित होता है। यानी मंड जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को ही बोला जाता है। और इसकी उपस्थिति कैसे हम जान पाते हैं कि किस भोजन में मंड है, तो एक परखनली होता है, उसमें जो केमिकल है उसको डाला जाता है। उसमें से जिस भोजन का टुकड़ा का जांच किया जाता है उसमें वह डालते हैं और गर्म करने पर वह नीला या काला हो जाता है। इसका मतलब कि उस भोजन में मंड की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार हम प्रयोग की सहायता से
यह देख सकते हैं। प्रोटीन की जांच एक प्रणाली में रखे हुए खाद्य पदार्थ के चूर्ण में अगर 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा डालने पर यदि प्रणाली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इससे साबित होता है कि प्रोटीन की जांच हम इस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमारे शरीर की ऊर्जा में, शरीर को ऊर्जा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है गेहूँ, मक्का, आलू, चावल, बाजरा, आम, शकरकंद इत्यादि। गन्ना वगैरह में भी, चीनी वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। वसा के जो स्रोत है उसमें आता है सरसों तेल, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्रोटीन के स्रोत। मुख्य रूप से प्रोटीन का स्रोत जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और मटर, चना, मूंग, तुअर, राजमा, पनीर, अंडा, मांस, दूध, मछली, यह सभी प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो परीक्षा में इससे भी सवाल आ सकते हैं। प्रोटीन एवं खनिज लवण की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन जो होता है वह रोगों से शरीर की रक्षा करता है। जैसे विटामिन ए है, वह पाया जाता है आम, गाजर, पपीता, मछली, तेल, दूध इत्यादि में। विटामिन बी गेहूँ, चावल में पाया जाता है। विटामिन सी टमाटर, संतरा, मिर्ची, नींबू, अदरक, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन डी जो होता है वह कलेजी, अंडा, मछली, दूध, मक्खन इत्यादि में पाया जाता है। तो यहाँ एससीईआरटी के बुक में दिया गया है जो विटामिन है या खनिज है उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसमें इसका मुख्य लक्षण होता है रतौंधिका की कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी रात को यह मनुष्य जो होता है साफ साफ नहीं देख सकता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, दुर्बल पेशियां हो जाती है, इसका मुख्य लक्षण है। और काम करने में मन नहीं लगता, थका थका महसूस होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इसका मुख्य लक्षण है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, यह हड्डियों का रोग है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाता है हड्डी। कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय यानी हड्डी कमज़ोर हो जाता है और दांत क्षय होने लगता है। इसका लक्षण है कि कमज़ोर हड्डियां हो जाती है, जिससे थोड़ा भी चोट वगैरह लग जाने पर टूट जाता है या दांत में गड्ढा हो जाता है, दांत टूटने लगता है। आयोडीन की कमी, यह जो है खनिज, इससे घेंघा रोग होता है। ऐसे तो बहुत हद तक अब इस पर काबू पा लिया गया है। या इसका मुख्य लक्षण गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी इससे होती है। आयरन यानी लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसको हिंदी में रक्ताल्पा भी कहते हैं। इससे कमजोरी होती है और रक्त की कमी आ जाती है। लौह तत्व युक्त सब्जियां जिसे हम खाकर लौह तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, उसमें पालक, मेथी, केला आता है। दूध से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा से मिलते हैं। सोडियम और प्रोटीन नमक से मिलते हैं। इसके बाद आता है कि रुक्षांश। यह रुक्षांश जो होता है अन्न का चोकर एवं सब्जी का रेशा, यानी जितना भी रफेज होता है, रफ चीज़, उसमें रुक्षांश पाया जाता है। स्रोत इसका अंकुरित भोजन, दाल, आलू, ताज़ा फल, हरी सब्जियां, कोई भी पोषक तत्व प्रधान नहीं इसमें होता है, यानी मुख्य रूप से इसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहता है, लेकिन यह बहुत ही अति आवश्यक हमारे शरीर के लिए है। यह हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। मेन रूप से रुक्षांश का यही काम है। ऐसे तो इसमें कोई विटामिन या कोई भी खनिज लवण नहीं पाया जाता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है, क्योंकि जो भी अनपचे चीज़ होते हैं हमारे शरीर में, उसको बाहर निकालने का यही काम करता है। छिलका उतारकर सब्जी और फल को धोने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से भी उसमें से कुछ विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। खाना पकाने पर गर्मी के कारण प्रोटीन सी नष्ट हो जाती है। खाना पकाने पर गर्मी के कारण विटामिन सी भी इसमें से नष्ट हो जाती है। कम भोजन या संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण बच्चों में मैरस्मस रोग या सूखा रोग हो जाता है। वैसे बच्चे जिनमें कुपोषण का शिकार वे लोग हो जाते हैं, उनमें मैरस्मस नामक एक रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। हाथ पैर पतला पतला हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है,
भोजन में प्रोटीन की कमी होने से क्वाशरकोर नामक रोग होता है। इसमें बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। यह जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में आने वाला है, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। कुपोषण, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में भोजन तत्व प्रदान नहीं होता है तो इस स्थिति को कुपोषण बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है, जिससे उसे रात में दूसरे की तुलना में कम दिखाई देता है। विटामिन ए की अत्यधिक कमी से बच्चा हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने से मोटापा का कारण बढ़ जाता है, यानी वसा की मात्रा ज़्यादा होगा, फैट ज़्यादा होगा तो मोटापा निश्चित रूप से होगा। दूषित जल पीने से अतिसार और बीमारियां हो जाती है। अतिसार जैसी बीमारियां हो जाती है। अतिसार, जिसको डायरिया बोलते हैं, यह बीमारी फूड पॉइजनिंग भी कहलाती है। बासी खाना में खटास, खमीर, किण्वन के कारण हो जाता है, यानी जो बासी खाना हो जाता है उसका जो स्वाद होता है खट्टा हो जाता है, वह फर्मेंटेशन के कारण होता है या किण्वन के कारण होता है। फर्मेंटेशन को ही हिंदी में किण्वन बोलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का कुछ प्रश्न है। आलू में डैश उपस्थित होता है, तो आलू में मंड उपस्थित होता है, इसका उत्तर हो जाएगा मंड। घेघा रोग किसी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत होगा यह आपका ताजे फल और सब्जियां। उसके बाद है भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, तो इसमें क्या होगा, काला या नीला हो जाता है। ठीक है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व तो कहलाते हैं, ऊर्जा जिससे मिलता है वह क्या होता है, यह होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद है मिलान कीजिए। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी जो होता है वह बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होगा और आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैचिंग कर सकते हैं। उसके बाद है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, या पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि केवल 1-2 पोषक तत्व खाने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और विटामिन और वह संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। अध्याय 3 में आगे बढ़ते हैं। तंतु से वस्त्र तक। पेड़ पौधे जो होते हैं और जंतु होते हैं उनसे तंतु प्राप्त किया जाता है। उस तंतु से धागा बनता है और धागा से कपड़ा बनता है, कपड़ा जो कि धागों से सिलाई किया जाता है। धागा की जो पतली लड़ी होती है वह और भी पतली लड़ी से बनती है, जिसे तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु जो है वह प्राकृतिक तंतु कुछ वस्त्र जैसे सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु से बने होते हैं, उसमें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत कपास से बनता है। रेशमी जूट रेशम के कीट से बनता है। ऊन जो होता है भेड़ और बकरी से प्राप्त होता है। तंतु केले के पत्ते और बांस से प्राप्त होता है। यह परीक्षा में आने वाला मैटर है, इसको ध्यान देना है। मानव निर्मित तंतु जो है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिन है, यह भी परीक्षा में पूछता है। रुई जो है कपास के तंतु से बनती है, कपास के फूल से बनता है। कपास उगाने हेतु जलवायु, करो और मिट्टी काली में चाहिए, यानी कपास के लिए काली मिट्टी अति आवश्यक है। जूट जो है जिसको पटसन भी बोलते हैं वह भी तंतु है। पटसन के पौधे से तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन की खेती वर्षा ऋतु में होती है और उत्पादन राज्य इसका जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में पाया जाता है। बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, खगड़िया, इन जिलों में सबसे ज़्यादा पटसन की खेती होती है। तो इसको ध्यान देना है कि हमारे यहाँ बिहार में कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, दरभंगा, खगड़िया जिले हैं जिनमें यह पटसन की ज़्यादातर पैदावार होता है। उसके बाद है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई करते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई करते हैं। कटाई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। तकली जो सूत काटने वाला होता है उसी को बोलते हैं। कताई के लिए चरखा का भी उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर कताई मशीनों द्वारा किया जाता है। कताई के बाद धागा बनता है और फिर धागा से कपड़ा बनता है। आजकल मशीनों द्वारा ही यह काम हो रहा है, बहुत कम देखने को मिलता है। धागा से वस्त्र बनाने की 2 विधियाँ हैं, पहला है बुनाई और दूसरा है बंधाई। तो इसमें बुनाई जो है और बंधाई वह क्या है, बुनाई जिस प्रकार चटाई की बुनाई होती है उस प्रकार धागों से हथकरघा के माध्यम से बुनाई कर वस्त्र तैयार किया जाता है। जैसे आपको महिलाएं स्वेटर बुनती है
और बंधाई जो है जिस प्रकार से स्वेटर की बंधाई होती है उसी प्रकार धागों से बंधाई कर वस्त्र कपड़ा तैयार किया जाता है। तो वह स्वेटर हो गया बुनाई, और वस्त्र जो तैयार किया जाता है वह बंधाई होता है। इसका प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें नायलॉन जो है वह, पॉलिस्टर जो है यह क्या है, यह मानव निर्मित है, और बाकी है ऊन है, रुई है, पटसन है, रेशम है, यह प्रकृति में पाया जाता है। उसके बाद है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख करें। तो इस पाठ में दिया गया है उसके आधार पर तंतुओं से धागा बनता है, सही है। कताई वस्त्र उद्योग निर्माण की एक प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, यह गलत है। जूट जो होता है नारियल के बाहरी आवरण से नहीं बनता है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, यह सही है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, यह सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, यह गलत है। रेशम के कीट से यह प्राप्त किया जाता है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यह भी गलत है। उसके बाद है आपको डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। डैश और डैट से पादप तंतु प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा। डैश और डैट जंतु से मिलने वाले तंतु है, तो रेशम और ऊन जो है वह जंतु से मिलने वाले तंतु है। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। यह क्या हो जाएगा, यह प्राकृतिक तंतु होगा। प्राकृतिक और मानव निर्मित होगा, मानव निर्मित होगा। इसको देखेंगे पाठ के हिसाब से, यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो जाएगा। मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु इसमें जो दिया गया है पॉलिस्टर नायलॉन, दो ऑप्शन छूट गया है इसमें से, यह पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक पाया जाता है। तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपरयुक्त सभी। तो इसमें से देख लेंगे जो ऊपर के जिले थे, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, यानी कि इसमें सभी होगा, उपरयुक्त सभी। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, यह हो जाएगा आपको बुनाई कहलाया जाएगा। धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया कहलाती है बुनाई एवं बंधाई कहलाती है। इसके बाद आते हैं चौथा अध्याय में विभिन्न प्रकार के पदार्थ। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है हमारे एससीईआरटी के बुक में दिया गया है वह पदार्थ जो आसानी से दब जाए और खरोचा जा सके वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो आसानी से दबाया जा सके या खरोच उस पर लगाया जा सके वह क्या कहलाते हैं, कोमल कहलाते हैं। यानी जो कोमल होता है, जिन पदार्थों पर रेगमल से रगड़ कर देखने के बाद अगर वह चमकती है तो प्रायः ऐसा माना जाता है कि वह धातु है। यानी किसी चीज़ को रेगमल मीन्स होता है वह सिरिस कागज़ जो होता है उसको रगड़ेंगे तो उसमें खरोच आ जाएगा तो वह तो कहलाएगा कि वह कोमल है या दबाया जा सके। लेकिन यदि रगड़ने के बाद वह चमकने लगे तो कहलाएगा कि वह धातु है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। जल में घुलने वाले पदार्थ को विलेय घुलनशील कहते हैं। जल में नहीं घुलने वाले पदार्थ को अविलेय अघुलनशील कहते हैं। यह परिभाषा घुलनशील और अघुलनशील का याद रखना है। जल घोलक या विलायक होता है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है उसे पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं, और इस घोल को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि किसी गिलास में पानी रखा गया है और उसमें चीनी हम डालते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वह पूर्ण रूप से उससे ज़्यादा नहीं घोला जा सकता है, तो उसको बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। गर्म करने पर किसी विलयन में पदार्थ की क्षमता बढ़ती है, यानी गर्म करेंगे तो विलेयता उसकी बढ़ जाएगी। कुछ गैस जल में घुलनशील होता है परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। जैसे जल गर्म करने पर जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। पारदर्शी, अब आता है कि पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है और पारभासी क्या है। यह परीक्षा में पूछता है। वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी आर पार देखा जा सकता है, उसको पारदर्शी बोलते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है अपारदर्शी कहलाता है। और पारभासी वह पदार्थ जिससे होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है। यानी जैसे तेल वगैरह किसी पेपर में लगा दिया जाता है तो इस पार से उस पार तक धुंधला दिखाई देता है, पूरी तरह से स्पष्ट भी नहीं दिखाई देता है और ना ही वह अपारदर्शी होता है, तो उसको बोलते हैं हम पारभासी। यहाँ 3 बच्चियाँ हैं, फोटो के हिसाब से इसमें दिखाया गया है।
जो कि हमारे SCERT के बुक में दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल में चीनी डैश है, तो जल में चीनी घुलनशील है। डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, यानी पारभाषक जो होता है पारभासी, उसमें कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डैश और गर्म पानी में डैश घुलते हैं। इसको देख लेना है। विलेय जो है इसका मैचिंग करना है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में कोमल पदार्थ कौन है? तो साबुन, रबड़, लकड़ी, लोहा। इसमें से हम देखेंगे साबुन जो होगा कोमल पदार्थ होगा। निम्न पदार्थ में चमक होती है लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी, तो इसमें लोहा में भी चमक होगा, तांबा में भी चमक होगा, सोना में भी चमक होगा। निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तो जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। इसको हम देखेंगे। तरपीन का तेल है, सरसों का तेल नहीं होगा, केरोसिन तेल नहीं होगा, वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती उसको बोलते हैं संतृप्त। वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है उसको पारभासी बोलते हैं। अध्याय 4 समाप्त हुआ। अध्याय 5वां चलते हैं। पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है उसको सेपरेशन, यानी सेपरेट करना। कोई चीज़ एक दूसरे में मिल गया है मिश्रण, तो उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग करना। तो 5वां अध्याय जो है पृथक्करण है। 2 या 2 से अधिक मिले हुए पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। यहाँ फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। जल में घुलनशील एवं जल से भारी कण का पेंदी में जमा होना थिराना कहलाता है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल्द या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहलाता है। यानी गिलास में कुछ घुला हुआ है और उसको छोड़ देंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे उसकी पेंदी में जो भारी पदार्थ होगा वह नीचे बैठ जाएगा और बाद में उस जल को हटा लेंगे और इस विधि को कहते हैं निथारना। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। अलग अलग पदार्थों को पहचानने की यह बहुत उपयोगी विधि है जिसका प्रयोग तभी किया जाता है जब मिश्रण की मात्रा बहुत कम हो। उपयोग, इसका क्या उपयोग है? पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवा को अलग करने, फूलों की रंग को जानने, किसी चीज़ में मिलावट की जांच हेतु। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है घुलनशील कहा जाता है। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया, इसमें से वाष्पीकरण होगा, चुनना होगा, छानना होगा, इनमें से सभी होगा। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है या थिराना कहलाएगा। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थों से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया निथारना कहलाती है। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी बेहतर विधि है? तो बेहतर विधि है चुनना नहीं होगा, निथारना नहीं होगा या चालना हो जाएगा। गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह हम उस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो यह प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। चलते हैं आगे। अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। यह पहले से हम पढ़ते आए हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है कि अगर कोई वस्तु में परिवर्तन होने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आए, यह वह रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस कहलाता है। जैसे दूध से दही जमना, दूध से पनीर बनना, कली से फूल बनना, मोमबत्ती का जलना और पिघलना, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में अगर कोई वस्तु में परिवर्तन होने पर पुनः अपनी पूर्व की स्थिति प्राप्त कर ले उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे गर्म पानी को ठंडा करना, जल से बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना इत्यादि। कपूर और नौशादर को गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस अवस्था में चला जाता है। कपूर जो है उसको ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, जो डायरेक्ट ठोस से द्रव न होकर ठोस से डायरेक्ट गैस के रूप में परिणत हो जाता है, तो वह ऊर्ध्वपातन की क्रिया कही जाती है। इसमें अभ्यास का प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो कपूर होगा। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। ठोस, द्रव, गैस, इसमें से कोई नहीं, तो यह गर्मी पाकर उबले हुए जो होगा वह। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल जो होता है वह तीनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है अध्याय 7 पेड़ पौधों की दुनिया। शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर। शाक जो होता है, जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्य कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। शाक, झाड़ी बोलते हैं जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है
और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है उसे झाड़ी कहते हैं। उसके बाद आता है वृक्ष। यह पेड़ों के विभिन्न प्रकार हो गए। जिन पौधे का तना सख्त भूरी छाल वाला मोटा होता है, जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। यह तीनों में अंतर हम देख लेंगे। एकल पत्ती और जोड़ीदार जमावट। एकल पत्ती यानी जिनमें एक पत्ती होता है। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को एकल पत्ती कहते हैं। किसी पौधे की पत्तियां जोड़ी के रूप में यानी एक साथ दो पत्तियां निकलती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। तो यह हो गया एकल पत्ती और जोड़ीदार जमावट। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ होता है और रेशेदार जड़ होता है। तो यहाँ देखेंगे चित्र के हिसाब से मूसला जड़ जो है वह पूरा जड़ उसमें पाया जाता है, एक मेन रूट होता है और उसमें से फिर रेशा निकला रहता है। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो और उनमें से कई सहायक जड़ें निकलती है उसे मूसला जड़ बोलते हैं। जबकि रेशेदार जड़ होता है जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती है, उसे रेशेदार जड़ या झखड़ा जड़ कहते हैं। जड़ के क्या कार्य है? जड़ का कार्य है, यह परीक्षा में पूछने वाला अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। पौधे को मिट्टी में खड़ा करने में मदद करता है। जड़ मिट्टी से उपस्थित जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, पौधे को आकृति प्रदान करता है। तना का कार्य है यह जल, खनिज लवण और भोजन के संवहन करता है। यानी जड़ों से जो खनिज लवण और जल है वह पौधे के विभिन्न भागों में जड़ों द्वारा ही पहुँचाया जाता है और तना द्वारा भोजन पहुँचाया जाता है। जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलते हैं, इस क्रिया को वाष्पसर्जन कहते हैं। मध्य सिरा जो होता है मिड वेन, वह पत्ती के मध्य एक मोटा सिरा दिखाई देता है जिसे मध्य भाग कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है यह पत्ती है, इसके बीचों बीच यह जो दिया गया है उसी को बोलते हैं मध्य सिरा। सिरा विन्यास बोलते हैं कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह पत्ती है और यह जो दिया गया है इसी को सिरा विन्यास बोलते हैं। उसके बाद आता है जालिका सिरा विन्यास। सिरा द्वारा बनाया गया डिजाइन यदि मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो उसे जालिका सिरा कहते हैं। जैसे पीपल के पत्ते में आप लोग देखे होंगे जाली वाला होता है, आम जो होता है उसका भी द्विबीजपत्री जितने भी पौधे हैं उसमें पाया जाता है, जिनमें मूसला जड़ होता है उसमें भी पाया जाता है। उसके बाद होता है समांतर सिरा विन्यास। कुछ पत्तियों पर यह सिराएं समानांतर होती हैं यानी पैरेलल रूप से होती है, उन्हें समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ता समानांतर सिरा वाला जो होता है मक्का या धान का होता है। बीज एक बीजपत्री होता है, जड़ इसका रेशेदार होता है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, जिस पौधे के बीज के एक बीज पत्र हो उसे एक बीज पत्र कहते हैं। यानी उसका जो बीज है दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है, वह सिंगल होता है। जैसे मक्का होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, यह एक बीज पत्री कहलाता है। मोनोकोटिलेडोनस उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर पौधे की पत्तियां समानांतर सिरा विन्यास होगी तो उसकी जड़ें जो होगी रेशेदार और उसके बीज एक बीज पत्री होगी। तो हम लोग सिरा विन्यास से भी पता लगा सकते हैं कि वह एक बीज पत्री होगा। द्विबीजपत्री, जिस पौधे के बीज दो भागों में बांटा जा सके उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आम है, सेम है, चना है। चना को दो बराबर भागों में, आम के गुठली को दो बराबर भागों में और सेम को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, सेम के बीज को, तो यह द्विबीजपत्री कहलाता है। इसके अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। निम्न के चित्र बनाएं। तो इसमें दिया हुआ है ऊपर में मूसला जड़, रेशेदार जड़, पत्ती का चित्र बना देना है। यदि ऐसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो अभी ऊपर दिखाया गया है समानांतर सिरा विन्यास, एक बीजपत्री, धान, रेशेदार जड़। या उसके बाद है पौधों में जड़ का क्या कार्य है, कार्य दिया हुआ है ऊपर। जड़ के कितने प्रकार है यह भी दिया गया है। दो प्रकार होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। पत्तियों के मुख्य दो कार्य होता है। यदि कोई पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होगा। यदि कोई पौधे की पत्ती में जालिका रूपी जैसे आम है सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होगी, मूसला जड़ होगी। उसके बाद आता है आगे बढ़ते हैं। आम वृक्ष है, पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है, भोजन, वाष्पसर्जन, ऑक्सीजन सभी में। तो इसमें देखेंगे जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पसर्जन। मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे एक बीज पत्री या मोनोकोटिलेडोनस बोलते हैं। उसके बाद अध्याय 8 में आते हैं। अध्याय 8 में है फूल। फूलों से जान पहचान, यानी फूलों के बारे में यहाँ बताया गया है। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कैलिक्स, कोरोला,
एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोलते हैं। अंकुड़ी या वाह्यदल उसको बोलते हैं। पंखुड़ी दल बोलते हैं यानी कोरोला। पुंकेसर यानी एंड्रोसियम और स्त्री केसर यानी गाइनोसियम। पुंकेसर जो होता है फूल का नर भाग होता है, स्त्री केसर जो होता है फूल का मादा भाग होता है। यह गुड़हल के या धतूरे के पौधे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ चित्र बनाकर भी दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग बोलते हैं, स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग बोलते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। परागकण जो होता है वह पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं उस पर होता है, और परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। इस दौरान परागकण वर्तिकाग्र होते हुए अंडाशय में पहुंचता है जहां बीजांड में घुसकर अपना अंश उसमें छोड़ देता है। यानी यहाँ दिया हुआ है पुंकेसर, यह नर जनन अंग है और यह मादा जनन अंग है। यहाँ पर परागकोश में परागकण पाया जाता है और यह किसी माध्यम से यहाँ पड़ता है और वह धीरे धीरे यहाँ बीजांड में पहुँचता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं परागण। परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। उस घटना को बोलते हैं निषेचन। पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, इसमें से एक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है। इसके विकास से भ्रूण बनता है जिससे नए पौधे का बीज का निर्माण होता है। पूर्ण फल, यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन पूर्ण फल है। अपूर्ण फल कौन सा है? एक लिंगी फूल, तो इसको याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूर्ण फल वह फूल जिसमें पंखुड़ी, अंकुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर चारों होता है। यानी पुष्प के जो 4 भाग होते हैं वह इसमें चारों हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण फल बोलते हैं। अपूर्ण फल वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर यानी चारों में से कोई अनुपस्थित हो तो उसको हम बोलते हैं अपूर्ण फल। एक लिंगी फूल, ऐसा अपूर्ण फल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो। नर फूल, वैसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर ही स्त्री केसर नहीं हो, यानी केवल इसमें पुंकेसर हो और स्त्री केसर नहीं हो तो नर फूल। और मादा फूल वैसा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर हो। द्विलिंगी फूल, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो, उसे द्विलिंगी बोलते हैं। अलिंगी, वैसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं हो, उसे बोलते हैं अलिंगी फूल। आइए इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। फूल का नर भाग है, फूल का नर भाग जो है वह क्या है? पुंकेसर है। फूल का मादा भाग है तो वह क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। ऐसा फूल जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, तो क्या कहलाएगा? नर फूल। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को देखते हैं। ऐसा फूल जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो वे कहलाएंगे द्विलिंगी। क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी कहलाएंगे। पूर्ण फल के कितने भाग होते हैं? पूर्ण फल के जो होते हैं वह 4 भाग होते हैं। पूर्ण फूल के वह 4 भाग के होता है, अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और जो जायांग होता है, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में सही या गलत निशान लगाएं। तो सभी द्विलिंगी फूल पूर्ण फल होते हैं, यह गलत है। सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं, यह सही है। फूलों की अंकुड़ियाँ आपस में जुड़ी हो तो पंखुड़ियों की आपस में भी जुड़ी रहती है, यह गलत है, जरूरी नहीं है। उसके बाद चलते हैं अध्याय 9, जंतुओं में गति। जंतुओं में गति चलते हैं, किस प्रकार की गति होती है, गति में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। गति में जो होता है वह क्या सहायक होता है, उसमें सबसे पहले आता है संधि अथवा जोड़, यानी शरीर का अंग जो होता है जहाँ से मुड़ते हैं उसे जोड़ कहते हैं। हमारे शरीर का ढांचा जिस अस्थियों से बना है उसे कंकाल कहते हैं। अस्थि और उपस्थि मिलकर मानव कंकाल बनाता है। संधि के प्रकार यानी जोड़ का प्रकार कौन होता है? कंधे की संधि जिसको कंदुकखलिक संधि बोलते हैं, यह भी मुख्य रूप से परीक्षा में आने वाला टॉपिक है। केहूनी की संधि और घुटने की संधि, इसको बोलते हैं कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट, अंग्रेजी में बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। लेकिन कभी कभी अंग्रेजी ही हिंदी में लिख देता है और हिंदी हमको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है, क्योंकि कब्जा संधि को ही हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, तो इसको दोनों को याद रखना है। उसके बाद धुराग्र संधि, गर्दन और जिसको पिवोट ज्वाइंट बोलते हैं, गर्दन और सिरे की जोड़ने वाली संधि को धुराग्र, यानी एक धुरी पर घूमती है तो उसको धुराग्र बोलते हैं। अचल संधि यानी इनमूवेबल ज्वाइंट, यानी वह चलता नहीं है तो उसको अचल संधि बोलते हैं। जैसे
हमारे शरीर में कुछ ऐसी अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। ठीक है। जबड़े और खोपड़ी के मध्य अचल संधि पाई जाती है। उसके बाद आता है कि जॉइंट्स। जॉइंट में दो प्रकार का होता है, टेंडन्स और लिगामेंट। तो हड्डी और मांस जो जुड़ता है उसको टेंडन्स बोलते हैं, और जो हड्डी और हड्डी जुड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। इसका एक शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, BBL, यानी बोन बोन लिगामेंट। बोन प्लस बोन यह लिगामेंट हो जाएगा। तो लिगामेंट जब याद रहेगा तो टेंडन अपने आप याद रह जाएगा कि हड्डी और मांसपेशी से जुड़ता है, उसको टेंडन बोलते हैं। टेंडन को हिंदी में कंदरा बोलते हैं, लिगामेंट को स्नायु जॉइंट बोलते हैं। तो एक याद रखेंगे, BBL यानी बोन प्लस बोन इक्वल टू लिगामेंट। लिगामेंट स्नायु जोड़ जो हो जाएगा। कंधों की हड्डियाँ को अंश अस्थि कहते हैं। कमर की हड्डी आपको श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। यह बॉक्स के समान होती है। यह औरतों में थोड़ा बड़ा होता है। बच्चा जन्म में इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ऐसा बनाया गया है प्रकृति के रूप में कि औरतों में यह जो होता है कमर की हड्डी वह चौड़ी होती है। यह कटोरी नुमा होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को स्थिर रखता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण पार्ट है। उपास्थि जो होता है कार्टिलेज, यह हड्डी की तरह कठोर न होकर लचीला होता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, यानी यह लचीला होता है, मुलायम होता है। उसके बाद है केंचुए के शरीर में कोई हड्डी नहीं होती। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह पूछता है प्रश्न। इसके शरीर में पेशियां पाई जाती है। केंचुए के शरीर पर छोटा छोटा बाल जैसी आकृति होती है, जिसे सुक कहते हैं। सुक पेशियां से जुड़ी होती हैं। यह सुक मिट्टी में उसको पकड़ने में मजबूत होता है, इसी के सहारे वह आगे मूवमेंट करता है। केंचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलता है। यह मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछ देता है किन में से किन को किसान का मित्र कहा जाता है, तो उसमें केंचुआ होगा। घोंघा का शरीर जिस कठोर चीज़ से बना होता है उसे कवच कहते हैं। कवच घोंघे का बाह्य कंकाल है। घोंघा पेशियां पाद की सहायता से चलता है। तिलचट्टा है, यह अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा मिलता है। यह जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं और दीवार पर चढ़ते हैं। इनके शरीर में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। 3 जोड़ी पैर, इसके कारण इसको हेक्सागोनल भी बोलते हैं या हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हेक्सापोडा, हेक्सा मीन्स 6 और पोडा मीन्स पैर। ठीक है, तो तिलचट्टा को बोलते हैं। यह अर्थपोडा संघ का जंतु है। इसका शरीर बायां कंकाल से ढका रहता है। पक्षी जो है बर्ड्स, इसकी अस्थियां खोखली होती है, जिससे यह उड़ने में इनको मदद करती है। अस्थियों के खोखले हिस्से को बाइक एयर सैक जिसको बोलते हैं, बाइक और प्रकोष्ठ कहते हैं। इसमें हवा भरी रहती है, इसलिए इसका शरीर हल्का रहता है। पक्षियों का अग्रपाद अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाती है। वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती है। पक्षियों के दृढ़ पेशियां तथा हल्की पेशियां उसे उड़ने में सहायता करती है। तो यह इसका शरीर का डिजाइन, अस्थियों का डिजाइन के आधार पर पक्षियों का शरीर बना रहता है, जिससे उसे उड़ने में मदद करता है। अभ्यास इसका है, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो संधि बोलते हैं या जोड़ बोलते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी यानी कपाल की संधि कहलाती है, वह अचल संधि होती है। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली जंतु मजबूत होती है, तो यह पक्षी की खोखली होती है। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है, तो यह केंचुआ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें प्रश्न है, इसको देख लेंगे। अध्याय 10 है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोगों को पूरा समाप्त करना है एक ही वीडियो में। 10वां अध्याय है सजीव और निर्जीव। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु भोजन बनाने के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। श्वास के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा शोषण के बाद ही मिल पाता है, यानी शोषण से ऊर्जा हमें मिलती है। उसके बाद है केंचुआ त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मछली गिल से सांस लेती है, जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उसकी पत्तियों से होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु को ग्रहण करती है। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग से भोजन बनाती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। छुई मुई लाजवंती जो है वह छूने से अचानक सिकुड़ जाती है। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निकलना उत्सर्जन कहलाता है। पेड़ों में अपशिष्ट पदार्थ छालों के नीचे दबा होता है, जो छाल के फटने के साथ बाहर निकलता है। पेड़ों की सूखी पत्तियां भी अपशिष्ट पदार्थ होती है। प्रजनन, जीव जंतुओं द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अंग्रेजी में उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही
जो जीव होते हैं अपने जैसा संतान को उत्पत्ति करते हैं। पेड़ पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भाग से भी पौधे को जन्म देते हैं, जैसे आलू है, गुलाब का पौधा है, इसमें दो जीवों का संलिप्तता जरूरी नहीं है। गुलाब, लीची, आम के पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। सूरजमुखी का फल सूरज की ओर खिलता है। मक्का या गेहूं के बोरी में हाथ डालने पर गर्मी का अनुभव होता है। यह ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण होता है। अब है इसका प्रश्न, निम्न में निर्जीव है गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे, रेलगाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी। निम्न में सजीव है कुर्सी, मेज, पत्थर, बीज, बीज हो जाएगा। सजीवों के मुख्य लक्षण नहीं है श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, स्थिरता, स्थिरता होगा। पौधे अथवा भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। निम्न किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो यह छुई मुई होगा। आगे प्रश्न है, इसमें भरना है। सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है। उसके बाद आ जाएगा, सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भोजन तथा जल की आवश्यकता है। विषैले एवं दूषित पदार्थ उत्सर्जित क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आता है अध्याय 11, सब्जियों में अनुकूलन। अनुकूलन, सजीवों में अनुकूलन, यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होगा सजीवों में अनुकूलन, एडेप्टेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए विशेष संरचना होती है, जिसे अनुकूलन बोलते हैं। शंखाकार पेड़ पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। सागवान, पाइन, विलो, देवदार या पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मछली का शरीर सल्क से ढका रहता है, यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। वासस्थान, वासस्थान बोलते हैं एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ उसे भोजन, वायु, शरण, स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह उसका वासस्थान कहलाता है। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव गर्मी से बचने के लिए बिल में चले जाते हैं। रेगिस्तानी पौधे नागफनी, बबूल, ग्वारपाटा, घृतकुमारी होती है। याक जानवर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। त्वचा मोटी होती है, बाल लंबे होते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीव का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होते हैं। सिर पर स्थित नासा द्वारा या बात्र छिद्रों द्वारा सांस लेता है। इसमें गिल्स नहीं होते हैं, इनके सिर पर छिद्र होता है, उसके द्वारा ये लोग श्वसन करते हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, परंतु जलीय पौधों की जड़ छोटी होती है, यह केवल तलहटी में पौधे को जमाए रखने का कार्य करती है। यह जलीय जीवों का लक्षण है। जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला तथा हल्का होता है, जिसके कारण यह जल में तैरता रहता है। जलीय पौधों का तना जल की सतह तक ही रहता है, जबकि पत्ती और फूल जल की सतह पर तैरती रहती है, जैसे कमल और जलकुंभी। आगे बढ़ते हैं। इसमें मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त पाद उंगलियां होती है, जो उन्हें चलने में यानी प्रचलन में सहायता या तैरने में सहायता करती है। उसके बाद है इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के वास स्थान को स्थलीय वास कहते हैं। वे वास स्थान जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु जमीन वास स्थान कहलाते हैं। यहाँ मिलान करने वाला है। मछली धारा रेखीय शरीर होता है। ऊँट पहाड़ी जानवर है। नागफनी कम वास सर्जन होता है, जिसके कारण पर्वत पहाड़ों पर पाया जाता है। याक जो होता है या पहाड़ी जानवर है। घोड़ा जो है मजबूत खुर उसका होता है। उसके बाद और भी प्रश्न है, इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। अध्याय 12, दूरी, मापन एवं गति। वर्तमान में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम का उपयोग होता है। 5 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक यहाँ दिया गया है। लंबाई को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम में। समय सेकंड में। ताप को केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता कैंडेला में। पदार्थ का परिमाण मोल में मापते हैं। समतल रेडियम में, रेस्टेरेडियम में। घन कोण को मानते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है। 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इस डाटा को याद रखेंगे। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 गज में 3 फुट होता है और 1 फुट में 12 इंच होता है। गति के प्रकार, अब गति के प्रकार में चलते हैं। यहाँ सरल रेखीय गति, सरल रेखीय मतलब लीनियर मोशन को बोलते हैं। सरल रेखा की दिशा में गति करना सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति, गिरते हुए पत्थर की गति, यह सब रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का वृत्तीय गति यानी घूर्णन गति। वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करना वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे पंखे की पंखुड़ी या
घड़ी की सुइयों की गति। उसके बाद आता है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इस गति में वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है, जैसे झूले की गति, लोलक की गति, गिटार की डोरियों का कंपन। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी होती है। उसके बाद इस प्रश्न का, इस अभ्यास के प्रश्न इसमें दिया गया है। SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक जो है उसमें यहाँ देख लेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर ऊपर ही दिया हुआ है। आप अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, इसमें देखेंगे। आवर्ती गति का उदाहरण है, यह जो डाटा दिया गया है उससे यह बना लेंगे। आगे चलते हैं अध्याय 13 में। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु, यह पहले भी दिखाया गया है चित्र। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु का छाया बनता है, यानी अपारदर्शी वस्तु का ही छाया बनता है, यानी वह प्रकाश को जब रोक लेगा तो उसका छाया बनना निश्चित है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह प्रकाश का कैरेक्टर है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण। सूर्य से आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और किसी सतह से वह टकराकर जब दूसरी दिशा में वह जाती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य के प्रकाश में दिन में हम वस्तुएं देख सकते हैं। इसमें भी अब अभ्यास है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। उसके बाद है, जब किसी अपारदर्शक वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा पाता है, फलतः अपनी तरफ की आकृति बनाती है, उसको छाया बोलते हैं। छाया दिखाई दे सकता है दीवार पर, जमीन पर, पर्दे पर, सभी जगह छाया बन सकता है। इसी तरह आगे भी है। लकड़ी का टुकड़ा, यह क्या है? अपारदर्शी है। कांच का टुकड़ा पारदर्शी होता है। दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किसी वस्तु को देखते हैं परावर्तन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 14, बल्ब जलाओ जगमग जगमग। अभ्यास 14 है। सेल के 2 सिरा होता है। सेल यानी बैटरी जो होता है, धन सिरा पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, ऋण सिरा जिसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ फोटो बनाकर दिखाया गया है। उसके में आता है सुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? जिससे होकर धारा प्रवाहित हो सके उसे सुचालक बोलते हैं। कुचालक जिससे होकर धारा प्रवाहित न हो सके उसे कुचालक बोलते हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखना है। बल्ब की सबसे पहली खबर 1879 के दिसंबर माह में अमेरिकी अखबार में छपी थी। बल्ब की कुंडली टंगस्टन की बनी होती है, यानी जो पतला तार होता है बल्ब के अंदर वह टंगस्टन का बना रहता है। इसका अभ्यास है, इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अध्याय 15 में है चुंबक। मैग्नस नामक चरवाहा जो यूनान के क्रीट नामक द्वीप पर रहता था, मैग्नस के पास लाइएस्टोन नामक पत्थर लौह चुंबकीय था। एक इसमें कहावत है, वह दिया हुआ है पाठ में। मैग्नेशिया नामक शहर जो था वहीं से मैग्नेट का आविष्कार हुआ। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होता है वह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक को पटकने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। चुंबक के जिस स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है वह चुंबक के ध्रुव कहलाता है। चुंबक के समान ध्रुव के बीच आकर्षण एवं समान असमान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक में सदा एक ही दिशा रहता है, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। चुंबक का वह सिर जो उत्तर की ओर रुकता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दक्षिण की ओर जो रुकता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। वर्तमान समय में दिशा पता करने के लिए यह एक यंत्र उपयोग होता है जिसे दिक्सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। यह समुद्री जहाज एवं हवाई जहाज में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका प्रश्न दिया हुआ है। चलते हैं अध्याय 16 में। अध्याय 16 है जल के स्रोत। नदी, कुआं, नहर, झील, तालाब, नल इत्यादि से हमको जल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर जल लगभग 71% भागों पर है। यह प्रश्न पूछता है कितने % भागों पर जल है या कितने भागों पर स्थल है। तो यहाँ से याद रखेंगे 71% भाग पर जल पाया जाता है। उपयोग करने के योग्य जल सीमित है, बहुत कम मात्रा में। खारा जल जो है वह 97.5% है। स्वच्छ और मीठा जल जो है यानी हमको पीने के लायक मात्र 2.5% ही जल इस धरती पर है। मानव और जीव जंतु के लिए मीठे पानी उपलब्ध है। जो हम लोगों के पीने के काम में आता है वह 0.003% है। तो इसको याद रखना है या परसेंटेज को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वाष्पन। जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर जल भाप
वाष्प में बदल जाता है, यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। संघनन, जल जब वाष्प ठंडा होकर पुनः जल में बदलता है तो इस क्रिया को संघनन बोलते हैं। बादल कैसे बनता है? विशाल जल राशि का जल वाष्प होने के बाद यह काफ़ी ऊंचाई पर वाष्प के रूप में इकट्ठा होते हैं और यह जल के छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर बादल का रूप ले लेते हैं और पुनः बारिश के रूप में धरती पर आते हैं। उसके बाद आता है जल चक्र, वाटर साइकिल। जल चक्र यानी पानी का वाष्प बनना, फिर वाष्प से बादल बनना, फिर वर्षा के रूप में ज़मीन पर आना, यह क्रिया जल चक्र कहलाती है। यानी जल पानी से शुरू होकर फिर विभिन्न रूपों में होते हुए फिर जल हो गया, ज़मीन पर आ गया, इसको जल चक्र बोलते हैं। उसके बाद आता है वाष्पसर्जन। सागर महासागर के अलावा पेड़ पौधों की पत्तियों से भी जल वाष्प के रूप में निकलते हैं, जिसे वाष्पसर्जन कहते हैं। उसके बाद आता है भूमिगत जल। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल बोलते हैं। वर्षा का जल जब भूमि में सिरे पर रिसते हुए पृथ्वी के अंदर जाता है और यह जल छन कर स्वच्छ हो जाता है, वह भूमिगत जल कहलाता है। पानी पीने के काम में आता है। जो कुआं से या हैंडपंप से हम लोग पानी पीते हैं वह भूमिगत जल से ही मिलते हैं। इसका भी प्रश्न दिया हुआ है, सॉल्व कर दिया गया है। चलते हैं अध्याय 17। वायु। वायु जो है, वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु स्थान घेरती है, वायु रंगहीन होती है, वायु पारदर्शी होती है। यह वायु का कैरेक्टर है, इसको देख लेंगे। उसके बाद पर्वतारोही ऊंची पर्वतों पर चढ़ने में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक परत से घिरी होती है, पृथ्वी से कई किलोमीटर तक फैली है, इसे वायुमंडल बोलते हैं। मोमबत्ती का जलना ऑक्सीजन के कारण संभव है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होता है। यानी जलने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। चूना जल में फेंकने पर इसका दूधिया रंग कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। यह भी प्रश्न पूछता है कि किसके कारण चूने जल का रंग दूधिया हो जाता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होता है। वायु में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस, जल वाष्प, धूलकण इत्यादि होते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा वायु का लगभग 4/5वां हिस्सा होता है। वायु में धूल के कण और जल वाष्प भी उपस्थित होता है। वायु में उपस्थित धूल कण को नाक से सांस लेने पर नाक के छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा शरीर के अंदर जाने से रोक लेता है। इसे हम मुंह से सांस लेने को मना किया जाता है। पानी में रहने वाले जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पानी को गर्म करने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए मछली गर्म पानी में तड़पने लगती है। ऑक्सीजन के कमी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव एवं पेड़ पौधों की जड़ मिट्टी में पाई जाने वाली वायु के प्रयोग से शोषण करते हैं। मिट्टी में भी वायु होती है, यानी सॉइल में भी वायु होता है। उसके बाद है, इसका भी प्रश्न है अभ्यास। इस विज्ञान का अंतिमवा पाठ चलते हैं। भाग 1 जो है एससीईआरटी के बुक में, अध्याय ठोस कचरा प्रबंधन। इसमें है जैव विघटनीय पदार्थ और जैव अविघटनीय पदार्थ, अंग्रेजी में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल या बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैव विघटनीय पदार्थ यानी कचरों में फेंके जाने वाली वैसी पदार्थ जिनका विघटन यानी उसका पूर्ण रूप से निपटारा किया जा सके, आसानी से पहुंच सके, उसको बोलते हैं जैव विघटनीय पदार्थ। दूसरा होता है जैव अविघटनीय पदार्थ, यानी जिसका विघटन प्राकृतिक तरीके से ना हो, जिससे बहुत लंबा समय लगे, वह जैव विघटनीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक वगैरह, माचिस, शैम्पू का पाउच वगैरह होता है, वह जल्दी समाप्त नहीं होता है, यह जैव विघटनीय पदार्थ है। और जो सब्जी का छिलका वगैरह होता है, घरों से निकला गीला कचरा होता है, वह जैव विघटनीय पदार्थ होता है, वह अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है। कंपोस्ट खाद जिससे बनता है। कंपोस्ट खाद पूर्णतः गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर जब खाद बनता है उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। यह प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। कचरा निपटारा हेतु 4 R सुझाए गए हैं। 3 R पहले था, अब इसमें एक R और जुड़ गया है। 4 R का मतलब होता है, R मीन्स रिफ्यूज, R रीड्यूज, R रीयूज, R रिसाइकिल। यानी पहले से 3 R था, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, और उसमें एक जुड़ गया है रिफ्यूज। यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज करना चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल ना कर सकें। केंचुए की सहायता से जो खाद प्राप्त किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो यह क्लास 6 का विज्ञान था, जो एक ही वीडियो में पूरा तरह से समाप्त किया गया। इसको 1-2 बार अच्छी तरह से आप देखिएगा तो आपका सिलेबस इसी से पूरा हो जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कोई इसमें सुझाव की ज़रूरत हो तो आप हमें सुझाव भी कमेंट के द्वारा दे सकते हैं।